नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल गोपाल पीडिया पे। तो आज 2 अप्रैल 2022 है। आज 1 अप्रैल के दौरान घटित समसामयिक घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले क्वेश्चन से आज ये जान लेते हैं कि आज 2 अप्रैल को एक डे सेलिब्रेट करते हैं जिसको ऑटिज्म, एक बीमारी का नाम सुने होंगे, जिसको हिंदी में स्वलीनता कहते हैं। स्वलीनता कहने का मतलब है अपने में लीन होना, किसी और से मतलब नहीं रहना, उसी को ऑटिज्म कहते हैं। ऑटो का मतलब स्वयं होता है, अगर इसको स्प्लिट कीजिएगा तब ये वर्ड बनता है। इसमें व्यक्ति का जो प्रभावित अंग होता है वो होता है तंत्रिका तंत्र, जिसको स्पाइनल कहते हैं, और मस्तिष्क इसमें प्रभावित अंग होते हैं। इसमें जो क्या होता है कि व्यक्ति सोशलाइज नहीं हो पाता है, यानी और जो सोशल एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, और जो यहाँ तक कि घर में भी जो व्यक्ति हैं, घर में के भी जो मेंबर हैं, उनसे भी बातचीत करना बंद कर देता है, और वो अपने आप में ही मगन रहता है और अपने आप में ही व्यस्त रहता है। तो आज के दिन ऑटिज्म को एक डिजीज, ऐसे तो एक डिजीज है, लेकिन अगर इसको इनिशियल लेवल पे ही, स्टार्टिंग लेवल पे ही इस पे ध्यान दिया जाए संबंधित व्यक्ति के ऊपर, तो इसको इनिशियल स्टेज में क्योर किया जा सकता है। तो वही ऑटिज्म के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए आज 2 अप्रैल को मनाया जाता है ऑटिज्म अवेयरनेस डे। शुरू करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर इसमें है कि आज निम्नलिखित में से किस देश में मेज आइनक नामक साइट स्थित है। ये अभी चर्चा में है। क्यों चर्चा में क्यों है, ये आगे पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कौन से कंट्री में है। ये अफगानिस्तान में है, ये यूक्रेन में है, या फिर रसिया में, या फिर पाकिस्तान में। तो इसका जो सही आंसर है वो है अफगानिस्तान में। इसका एक पोर्शन आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, और इससे आप ये समझ गए होंगे कि ये मेज आइनक एक जगह का नाम है। और ये क्या है, तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट है। आर्कियोलॉजिकल साइट का मतलब एक एंशिएंट टाइम का जगह है, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। और अफगानिस्तान की जो वर्तमान सरकार है, जो आपको पता होगा वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, तालिबानी गवर्नमेंट है। इससे पहले वहाँ के जो लास्ट पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड राष्ट्रपति थे मोहम्मद अशरफ गनी, उनकी सरकार को बेदखल करके तालिबान का शासन अभी चलता है यहाँ। मौलाना मोहम्मद अखुंद जो अभी वर्तमान में तालिबान का जो शासन है उसके प्रमुख हैं, उनके द्वारा इस साइट को, यानी मेज आइनक साइट को प्रिजर्व करने का, यानी इसको संरक्षित करने का आदेश दिया गया है। इसीलिए चर्चा में है। ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली ये बात है कि जब पहली बार तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बनी थी, तो उस समय यहीं पे जो जगह बामियान है, वहीं पे बामियान में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा थी, और उसी सबसे बड़ी प्रतिमा को तालिबान ने डायनामाइट लगा करके और ध्वस्त कर देने का आदेश दे दिया था। और इस तरह से भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया गया था। उसके पीछे बहुत कारण माने जाते हैं। ऐसा बताया जाता है तालिबान गुस्सा होकर के जो है उसको ये कर दिया, क्योंकि तालिबान उस समय गरीबी से बहुत जूझ रहा था, और जितने वेस्टर्न कंट्री थे, जिसमें पश्चिमी देश थे, वो सारे देश अफगानिस्तान को मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन वहीं पे वो जो बामियान में जो मूर्ति है, या फिर मेज आइनक का जो साइट है, यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं और बहुत सारे रिमेनिंग्स हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए वेस्टर्न कंट्री जो है ऐड देने के लिए तैयार थे। तो तालिबान जो है इस बात पे गुस्सा हो गया कि हमारा जो जनता है वो भूखे मर रही है, उसको खिलाने के लिए पैसा नहीं दे रहा है पश्चिमी देश, और इस मूर्ति को संरक्षण करने के लिए, इस मूर्ति को संरक्षित करने के लिए पैसा देने के लिए तैयार है। तो लो, हम तुम्हारा जो मूर्ति है उसी को ही उड़ा देते हैं। और इसी गुस्सा में आकर के ऑर्डर दे दिया, और इस तरह से वो जो है ध्वस्त हो गया। अभी वर्तमान में बात ये है कि ये जो इलाका है, ये जो है अफगानिस्तान का उत्तरी पश्चिमी इलाका है, और यहाँ पे अफगानिस्तान में सबसे बड़ा जो कॉपर का खादान है यहीं पे है। और वो कॉपर का खादान को अगर उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं इनको जो है हटाना ही पड़ेगा। तो 2007 में एक्चुअली में जब घनी सरकार थी वहाँ अफगानिस्तान की, तो चाइना की एक एजेंसी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और उसके तहत तो चाइना को यहाँ से निकालना था कॉपर।
लेकिन बाद में जो है चूंकि इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तो अभी जो है वर्तमान सरकार जो है तालिबानी सरकार, इनमें हृदय परिवर्तन हुआ है और इन्होंने इस साइट को संरक्षित करने के जो है कारण दे करके और उस कॉन्ट्रैक्ट को, जो चाइनीज एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसको खत्म करने का निर्णय लिया है। तो ये कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। यूक्रेन के बारे में तो सब अभी लोग जानते हैं, क्यों यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके कारण महीने भर से ज़्यादा टाइम के कारण दोनों एक दूसरे के चर्चा में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर जेलेंस्की, और यहाँ के यूक्रेन की कैपिटल कहाँ है? कीव, जहाँ की कीव के चारों ओर रूस की फौज जो है डेरा डाल के बैठी हुई है। और इस दोनों के बीच अभी जो है कन्फ्यूजन की स्थिति पूरी तरह से बना हुआ है। पुतिन को भी पता नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, और यूक्रेन को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। दोनों पूरे तरह से केओस बना हुआ है, एक तरह से अव्यवस्था बना हुआ है। पाकिस्तान का बारे में जान लीजिए, यहाँ भी अभी जो है काफ़ी पाकिस्तान चर्चा में है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लेवल पे, क्योंकि यहाँ के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली में आ चुका है। और ऐसा माना जा रहा है कि जिन पार्टियों के समर्थन से इरफान खान जो है वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे, उन पार्टियों ने भी सपोर्ट खींच लिया है। और आशा है कि जब 3 तारीख को, 3 अप्रैल या 4 अप्रैल को जब वोटिंग होगी नो कॉन्फिडेंस मोशन का, तो उसमें इनकी सरकार चली जाएगी। और इससे पहले ही जो ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कई बार जो है पब्लिक मीटिंग में बोला है कि जो है ये एक इंटरनेशनल साजिश है। इंटरनेशनल साजिश मतलब ये अमेरिका का एक साजिश है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मंथन नामक आइडियाथन लॉन्च किया है? आइडियाथन, देखिए ये जो वर्ड आया है ना, ये मैराथन से आया है। मैराथन आप पढ़े होइएगा कभी, जो लंबी दौड़ की जो प्रतियोगिता होती है उसको मैराथन कहते हैं। तो उसी में आइडियाथन का मतलब हुआ यानी बहुत सारे लोगों को बुलाया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा, और किस तरह से किसी सिचुएशन को, या फिर टेक्नोलॉजी हो या कुछ भी हो सकता है, उसको किस तरह से और इम्प्रूव किया जाए, तो उसी को कहते हैं आइडियाथन। तो इस आइडियाथन का नाम क्या है? मंथन। तो मंथन नामक एक आइडियाथन लॉन्च किया है कौन सी संस्था? ये सेबी है। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया। इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर इलेक्शन कमीशन। तो इसका जो सही आंसर है वो सेबी के द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया है आइडियाथन, जिसका नाम है क्या? मंथन। अब इसके तहत क्या होगा कि सेबी एक तरह की क्या है? रेगुलेटरी संस्था है। रेगुलेटरी संस्था का मतलब नियामक संस्था है। ये विनियमन करता है, मतलब स्टॉक, किस चीज़ का विनियमन करता है, किस चीज़ को नियमित रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसका जांच करता है। तो ये जो भारत में जो स्टॉक मार्केट होते हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हुआ, और वहाँ पे सारी जो कंपनियाँ इनलिस्ट होती है और उनकी जो प्रत्येक दिन शेयर की खरीद बिक्री होती है। इसके अलावा आईपीओ जो लॉन्च होते हैं, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं, या फिर आईएफओ जो लॉन्च होता है, उसका वो जो मार्केट है वो नियम के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये काम किसका है? सेबी का काम है। अब इस सेबी का काम, ये अब सेबी है तो सेबी के बारे में जान लेते हैं। सेबी का स्थापना 1988 में किया गया था, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से। बाद में 1992 में इसको पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, और उसके बाद इसको जो है संविधानेतर एक संस्था घोषित कर दिया गया। यानी बाद में एक पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत इसको जो है लीगल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया सेबी के। वर्तमान में जो सेबी के चेयरमैन हैं वो हैं उनका नाम है माधवी पुरु बुच। और ये जो है याद रखिए, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की
पहली महिला चेयरमैन हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अभी हाल ही में काफ़ी जो है चर्चा में था एक बहुत बड़े घोटाले के कारण। इसके अलावा सेबी अभी हाल ही में जो बाबा रामदेव की कंपनी, बाबा रामदेव की पतंजलि के द्वारा एक्वायर्ड कंपनी जो रुचि सोया है, उसके द्वारा उसके जो आईएफओ जो उसका लॉन्च हुआ था उसके बहुत ज़्यादा डिमांड में होने के कारण सेबी जो है एक निर्णय लिया, उसके कारण भी अभी जो है सेबी चर्चा में था। तो ये सेबी इसी के लिए ये जो है आइडियाथन का ये लॉन्च की है ताकि इस मार्केट को यानी शेयर मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। इरडा क्या है? तो जो भारत में जो इंश्योरेंस क्षेत्र है, भारत में जो बीमा का क्षेत्र है, उसको रेगुलेट करने का जो काम दिया गया है वो इरडा को दिया गया है। इरडा का स्थापना जो है 1999 में किया गया था। इन सबों का स्थापना ये टाइम आप देखिएगा तो भारत की इकोनॉमी जब धीरे 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 खुल रही थी, उसी दौरान इन सारी नियामक संस्थाओं का स्थापना हुआ। हालांकि यहीं पे जो आरबीआई है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और भारत के प्राचीनतम संस्थाओं में से एक है। यानी भारत जब आज़ाद हुई थी उससे भी पहले इसका स्थापना हुआ था। इसका जो लीगल स्टेटस है वो बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत जो है ये काम करती है और इसका काम है सरकार के बैंक के रूप में तो काम करती ही है। उसके अलावा भारत में जितने भी बैंक हैं, सिर्फ कोऑपरेटिव बैंकों को छोड़कर जितने शेड्यूल्ड बैंक हैं, ग्रामीण बैंक है, उन सारे बैंकों का रेगुलेशन कौन करती है? आरबीआई ही करती है। उसके अलावा भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो वर्ल्ड बैंक है वहाँ पे भी कौन काम करती है? आरबीआई ही काम करती है। भारत में जो मुद्रा का जो छपाई होता है, भारत में नोटों का जो छपाई होता है उसका देख रेख भी आरबीआई ही करती है। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं, आरबीआई में जो मुखिया होते हैं उनको गवर्नर कहा जाता है, आरबीआई गवर्नर, जो अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास है। अब इलेक्शन कमीशन है तो इलेक्शन कमीशन के बारे में जान लेते हैं। ये भी एक क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। इलेक्शन कमीशन का जो चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में है। और इलेक्शन कमीशन की काम क्या है? तो भारत चूंकि एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में भारत जितने भी लोकतांत्रिक पद हैं उन पे नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? तो जनता के द्वारा। कैसे? जनता के द्वारा, जनता इलेक्शन के माध्यम से। तो यही इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? इलेक्शन कंडक्ट कराना। कौन कौन सा इलेक्शन कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन? तो लोकसभा का कराता है, उसके अलावा राज्यसभा का जो चुनाव होता है, इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो विधानसभा का चुनाव होता है, इन सारे चुनावों का जो किसके देख रेख में होता है? तो इलेक्शन कमीशन। वर्तमान में भारत के जो इलेक्शन कमीशन है वो सुशील चंद्रा हैं। आते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय ने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या फिर फाइनेंस कमीशन के द्वारा, या फिर इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। संवैधानिक निकाय के बारे में अब जान लेते हैं क्या है। तो वैसे सारे निकाय जिनकी चर्चा जब संविधान बनी थी, यानी संविधान की जो ओरिजिनल प्रति है उसमें अगर उस संस्था की चर्चा है तो उसको क्या कहते हैं? संवैधानिक निकाय कहते हैं। जैसे यहाँ पे जितनी भी संस्था आप देख रहे हैं ये इसका संविधान का जो ओरिजिनल प्रति है, ओरिजिनल मूल प्रति जो है उसमें इसकी इन सारे संस्थाओं की चर्चा है, इसलिए इन सबों को संवैधानिक निकाय कहते हैं। अब आते हैं ये फास्टर सॉफ्टवेयर क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। कौन सा सॉफ्टवेयर? फास्टर। फास्टर का मतलब होता है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ये मतलब होता है फास्टर का फुल फॉर्म क्या होता है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब जैसा कि आपको पता है भारत की जिस तरह की न्यायिक व्यवस्था है, बहुत सारा बैकलॉग बना हुआ है, बहुत सारे केस बहुत ज़्यादा समय से क्या है? पेंडिंग है। अब इन सबों की प्रक्रिया को फास्ट किस तरह से किया जाए, तो ये जो सॉफ्टवेयर पार्टिकुलरली काम कहाँ करेगा? तो आप लोग को पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे अधिकारों जैसे कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन,
कुछ केस में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसको ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहा जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का उस पे एक्सक्लूसिव राइट है। जैसे अगर राष्ट्रपति का चुनाव में कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा है। वो सुप्रीम कोर्ट का क्या है, एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, मौलिक अधिकार जिसको कहते हैं। इसके अलावे सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलीय अधिकार है। अपीलीय अधिकार का मतलब अगर कोई ऑर्डर हाई कोर्ट के द्वारा पारित किया गया तो वो फिर बाद में जो अपीलार्थी होते हैं, जो उसको केस में जो पार्टीज हैं, वो अगर हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कहते हैं। तो इसमें जो केस जाता है उसको सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय अधिकार के अंतर्गत ये आता है। तो इसी के लिए ये पार्टिकुलरली ये फास्टर जो सॉफ्टवेयर है लॉन्च किया गया है, ताकि जब केस हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आए तो सारा जो डॉक्यूमेंट है वो बिना थर्ड पार्टी को लीक हुए और फास्ट तरीके से, यानी त्वरित गति से हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। इसलिए जो है ये सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है भारत के संविधान में, आपको पता है अनुच्छेद 124 में भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। भारत का ये जो है सर्वोच्च अदालत है, यानी इसके अलावे सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के अलावे सिर्फ एक राष्ट्रपति ही बच जाते हैं जिनके पास की कुछ संबंधों में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कम कर सकते हैं या फिर बदल सकते हैं। जनरली कम करने का जो है ट्रेंड है भारत में अभी तक का जो है, और बाकी जो है ऐसे मोटा मोटी ये सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च होता है न्यायिक। बाकी इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे पावर हैं। डेमोक्रेसी का जो 4 पिलर है, 4 पिलर में से एक पिलर जो है न्यायिक व्यवस्था है। न्यायिक व्यवस्था किसके अंतर्गत चलती है, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत चलती है, और सुप्रीम कोर्ट ही इसको भारत जो देश है, भारत के जो नेता हैं, भारत का जो प्रधानमंत्री है, देश को संविधान के अनुसार चला रहा है या नहीं चला रहा है, इसका निरीक्षण कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ही करता है। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पावर होता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का फाइनल इंटरप्रेटर होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट संविधान के किसी भी शब्द में अगर कंफ्यूजन है तो उसका जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगी वही फाइनल होगा। यहां तक कि अगर कोई बिल भी पारित कर दिया जाता है और एक्ट भी बना दिया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू का पावर है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या है, बहुत पावरफुल होती है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हर जो भारत के संविधान में इसकी एक चर्चा है कि भाई इतना बड़ा देश है तो ये कैसे चलेगा। उसको चलाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स तो चाहिए ही चाहिए, नौकरशाह तो चाहिए ही चाहिए। तो नौकरशाह की नियुक्ति कैसे की जाएगी, तो इसके लिए एक कमीशन बना दिया गया। वो हर स्टेट में एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा और सेंटर में एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। तो इसीलिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का बात यहां है। फाइनेंस कमीशन का क्या कहां चर्चा है, तो फाइनेंस कमीशन का चर्चा भारत के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 280 में है। फाइनेंस कमीशन का क्या काम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स के रूप में कलेक्ट करती है, उस टैक्स को राज्य में किस तरह से बंटवारा किया जाए, ये काम होता है फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है। फाइनेंस कमीशन किस तरह का अथॉरिटी है, एक रिकमेंडिंग अथॉरिटी है। सरकार के ऊपर फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है वो बाध्य नहीं हो सकता है। अभी जो कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, तो 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो एनके सिंह, जिनका फुल फॉर्म है नंद किशोर सिंह। ये इसका पीरियड कब है, तो 5 साल के लिए। याद रखिए फाइनेंस कमीशन कब, हमेशा जो है 5 साल के लिए राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है, और वो रिपोर्ट फिर राष्ट्रपति को ही समर्पित किया जाता है। फिर राष्ट्रपति उसको पार्लियामेंट में यानी संसद के पटल पे पेश किया जाता है। तो 17 से 22 जो चल रहा था ये पिछला वाला था, और अभी जो है 22 से 27 चलेगा, जो 16वां फाइनेंस कमीशन है। नेक्स्ट जानते हैं, अभी देखिए हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अफ्स्पा के तहत क्षेत्रफल घटाने की घोषणा की है। आपको बताना ये
यह है कि यह अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, यानी पारित किया गया था। 1975 में, 1978 में, 1975, 1958, 2005 या 1980 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1958 में पहली बार अप्सपा, जिसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसको पारित किया गया था। पारित इसको अधिनियमित करने का सरकार के पास सिर्फ इतना मतलब था कि जो क्षेत्र, चूंकि भारत उस समय आजादी के तो हालांकि 10 साल से ज्यादा हो गया था, लेकिन फिर भी जो जो इलाका ज्यादा रिवेलियन हो रहा था, खास करके नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका और जम्मू कश्मीर वाला इलाका, अभी भी वर्तमान में अप्सपा यही दो इलाके में ज्यादातर लागू है, जहां के लोकल जो ट्राइब्स हैं वो रिवेल कर देते हैं इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो वहां पे जो पुलिस फोर्सेस हैं उनको शांति कायम रखने के लिए, शांति बहाल रखने के लिए कुछ स्पेशल पावर दे दिया जाता है। जैसे किसी भी समय वो जो है किसी भी घर में जा करके वो चेक कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को पकड़ अरेस्ट करके और जो है वो उसको पूछताछ के लिए लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं। तो इन सब चीजों में कुछ स्पेशल पावर दिया जाता है ताकि उस एरिया में शांति बना रखें। हालांकि इसका गलत इस्तेमाल भी होता है। आप जो है नाम सुने होंगे, एक नॉर्थ ईस्ट की सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनका नाम था इरोन शर्मिला। अप्सपा के अगेंस्ट वो बहुत दिनों तक कार्य की इरोन शर्मिला के नेतृत्व में। अभी जो है भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा ये घोषित किया गया, पार्लियामेंट में घोषणा की गई कि सरकार जो है इसके एरिया को धीरे धीरे कम करेगी। कैसे लागू होता है ये, इसके बारे में जान लेते हैं। अप्सपा लागू सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट में किसके द्वारा, तो गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इससे पहले की क्या प्रक्रिया है, तो जिस स्टेट में लागू होना है उस स्टेट के गवर्नर, जिस क्षेत्र में लागू होना है उस क्षेत्र को पहले डिस्टर्ब्ड एरिया यानी अशांत क्षेत्र घोषित करते हैं, और फिर उस रिकमेंडेशन को, यानी जो गवर्नर डिक्लेयर किए उस डिक्लेरेशन के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि गृह मंत्रालय ये घोषित करती है कि ये एरिया जो है अभी अशांत है और इसीलिए यहाँ पे जो है अप्सपा लगाया जा रहा है। तो ये जो कब लागू किया गया था, पहली बार 1958 में। अब जान लेते हैं कि और कौन कौन से एक्ट पारित किए गए थे इन सबों ईयर्स में। तो 1975 में आपको पता होगा, 1975 में 25 जून 1975 को भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर पूरे भारत में पहली बार इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो है इमरजेंसी लगा दिया गया था। इमरजेंसी 1975 से पहले भी लगा था, लेकिन वो एक्सटर्नल जो एग्रेशन हुआ था, एक्सटर्नल अटैक हुआ था, चीन के द्वारा हो चाहे पाकिस्तान के द्वारा, चीन के द्वारा 1962 में, पाकिस्तान के द्वारा 1965 में, तो उस समय भी लगा था। लेकिन एक्सटर्नल एग्रेशन पहली बार 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर लगा था, और इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर 25 जून 1975 को जब ये लगा इमरजेंसी, तो उस दौरान जो लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था मास लेवल पे, तो उस समय एक एक्ट पारित किया गया था, और इसी एक्ट के तहत लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसका नाम है मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसको जो लोग जो है मेंटेनेंस ऑफ इंदिरा संजय एक्ट के नाम से भी इसका जो है मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों मिलकर के ही पूरे देश को चला रहे थे। तो ये हुआ मीसा एक्ट। याद रखिए उसी समय लालू जी के घर एक बच्ची का जन्म हुआ था, तो इस मीसा एक्ट के नाम पर ही उन्होंने जो है अपने बच्ची का नाम मीसा भारती रख दिया। मीसा भारती जो है 2014 के इलेक्शन में लोकसभा का मेंबर भी बनी थी। 2005 में भारत में एक एक्ट पारित किया गया जिसको कहते हैं NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जब आपदा किसी समय कहीं किसी इलाके में आता है, आपदा का मतलब भूस्खलन हो गया या फिर सुनामी आ गया या फिर बाढ़ आ गया, फ्लड हो गया, तो उन सबों में जो NDRF फोर्स जो आप सुनते हैं जिसका नाम, तो उसका जो गठन इस NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट के तहत ही हुआ था। कब हुआ था? 2005 में। ये किसके आलोक में हुआ था? तो जो गुजरात के भुज में जो भूकंप आया था उसी के बाद जो है NDMA का गठन हुआ था।
बात 1980 की करते हैं तो 1980 में जो स्थापना किया गया था, जिसका कभी आप लोग काफी नाम इसका सुनते होंगे, खास करके उत्तर प्रदेश में, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति को जो है, किसी भी, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में पर्चा लीक हो गया था, परीक्षा हो रहा था 12वीं का शायद, और उसी दौरान इंग्लिश का जो है एग्जाम पेपर है वो लीक हो गया था। तो वहाँ की सरकार, योगी जी ने घोषणा किया कि जो लीक करने में संलिप्त पाया जाएगा उसके ऊपर सीधे जो है NSA लगा दिया जाएगा, रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत बहुत कड़े प्रावधान हैं और बहुत ज्यादा इसके तहत हार्ड जो है इसका जो इस सजा दी जाती है वो काफी लंबा सजा दिया जाता है, इसलिए लोग इससे काफी डरते हैं। इसका हालांकि बहुत जगह गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? बिहार, गोवा, उड़ीसा या झारखंड? तो इसका जो सही आंसर है वो है उड़ीसा। ओडिशा, अभी इसको वर्तमान में क्या बोलते हैं? ओडिशा। इससे पहले ओडिशा को क्या बोला जाता था? उड़ीसा। 2011 में उड़ीसा की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ की जो विधानसभा है, एक प्रस्ताव पारित करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 103वां संविधान संशोधन करके ओडिशा के जगह पर अब इसको ओडिशा कहा जाता है। उड़ीसा को ध्यान रखिए, उत्कल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप भारत का जो राष्ट्रीय जो गान है जनगण, उसमें जब ये जो लाइन आता है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, तो ये जो उत्कल जो शब्द आता है ये उड़ीसा का क्षेत्र को ही इंगित करता है उस गान में। तो इस दिवस को उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये कब उड़ीसा का जो वर्तमान स्वरूप है ये कब फाइनली आया था, अपने शेप में आया? तो ये जो आया था 1936 में, और तब से जो है उड़ीसा अभी तक भारत का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। ये जो है उड़ीसा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक है, इनके पिताजी भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे थे, जिनका नाम था बीजू पटनायक। नेहरू जी के अच्छे मित्र थे, पहले वो कांग्रेस से ही मुख्यमंत्री बने थे बीजू पटनायक, बाद में उन्होंने अलग पार्टी बना ली बीजद, जिसको बीजू जनता दल के नाम से जाना जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। गोवा लिबरेशन डे, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस, क्योंकि 19 अक्टूबर 1961 को एक भारत सरकार की एक कार्रवाई के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया था। उसके बाद झारखंड दिवस जो मनाया जाता है ये 15 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से काट करके झारखंड नामक एक अलग राज्य का स्थापना कर दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।